सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक मैसेज किया था कि क्या आप संवैधानिक प्रावधान जो यूनिट 10 में नया टॉपिक ऐड हुआ है, वो आप फिंगर टिप्स पे याद करना चाहते हो। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करा और जिस तरीके से मैंने पढ़ा है, जैसे मैंने पढ़ा है, अगर मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक को 2 घंटे में कंप्लीट किया है या फिर 1.5 घंटे में कंप्लीट किया है, मैं आपको 40 मिनट या 30 मिनट के अंदर कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। बस शर्त ये है कि आप पूरे 30 मिनट या फिर जितने टाइम की भी ये वीडियो होगी, अगर ज़्यादा लंबी होगी तो 2 पार्ट में आएँगे। सिर्फ आपका पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए। इवन अभी आप नोट्स भी नहीं बनाओ, मैं नोट्स अगर हो सकेगा तो भेज दूँगी, लेकिन आप फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ो और बहुत अच्छे से एकदम ऐसा आप सोच के ही इस वीडियो को देखना कि ठीक है, सारी चीज़ें मतलब कम से कम 26 से 27 आर्टिकल से सारी चीज़ें आपको याद हो जाएँगी। बार-बार मैं रिवीजन करवाऊँगी, बार-बार चीज़ों को बोलूँगी, बार-बार रिकॉल करवाऊँगी और आपको सारी चीज़ें मेरे साथ-साथ करते जाना है, मन में बोलते जाना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं और इससे बाहर कुछ नहीं। यानी कि जो ये एक टॉपिक है, जो मैं करवाने वाली हूँ, इससे बाहर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? 1 मिनट। और ये जो बहुत ही शॉर्ट और स्वीट होगा, मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँगी, मैं कोई ऐसे टेक्निकल या फिर ऐसे पॉलिटिकल ऐसे जो सैद्धांतिक वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, उनका यूज़ नहीं करूँगी। जितना आपको समझ आए, सिर्फ आपको समझ के सही करने से मतलब होना चाहिए, उतना मैं यूज़ करूँगी, ठीक है? तो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट होने वाला है। प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं पढ़ा सकती हूँ कभी फ्यूचर में एज़ अ टीचर मुझे बनना हुआ तो क्या मैं ये कर सकती हूँ? मेरी स्किल ठीक-ठाक है कि नहीं? कमेंट करके सही-सही जेन्युइन रिस्पॉन्स ज़रूर देना, ठीक है? तो चलो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले आर्टिकल्स की बात करें, सबसे पहले अगर यूनिट 10 में जनजातियों से संबंधित आर्टिकल की एंट्री होती है तो क्या जनजातीय क्या है, उसकी परिभाषा, तो परिभाषा किस आर्टिकल में दिया हुआ है? 366(2)(5, ठीक है? 366(2)(5 में आर्टिकल दिया हुआ है। 1 मिनट देखिए, तो आपसे सीधे-सीधे पूछा जाएगा कि जनजातियों की परिभाषा कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? 366(2)(5 यानी 366(2)(5। फिर से जनजातियों की परिभाषा कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? 366 सब क्लॉज 2(5, ठीक है? 366 सब क्लॉज 2(5, 366 सब क्लॉज 2(5 क्या बोलता है? जनजातियों की परिभाषा बताता है। कौन सा आर्टिकल जनजातियों की परिभाषा बताता है? 366 सब क्लॉज 2(5 परिभाषा। अब इसमें क्या बोला गया है कि अब ऐसे समुदाय जिनको अनुच्छेद 342(1) में सूचित किया गया है, तो 2 आर्टिकल्स बहुत कंफ्यूज होंगे। एक तो 366 सब क्लॉज 25 और एक 342 सब क्लॉज 1, ठीक है? अब ये दोनों कंफ्यूज करेंगे। तो जो 342 वाला है वो क्या बोलता है? वो ऐसे जनजातियों के बारे में या ऐसे समुदाय के बारे में बताता है जो कि सूचीबद्ध किए गए हैं। अब 342(1) में वो सभी समुदाय सम्मिलित हैं जिनको इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति कौन करता है सूचीबद्ध? 342(1) में जनजातियों को राष्ट्रपति करता है। किस तरीके से? तो लोक अधिसूचना द्वारा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे एक क्वेश्चन आया था कि संयुक्त अधिवेशन जो बुलाते हैं राष्ट्रपति, वो कैसे बुलाते हैं? राष्ट्रपति के आशय द्वारा, राष्ट्रपति के अधिसूचना द्वारा या फिर राष्ट्रपति के मतलब ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो यहाँ पे याद रखना कि 342(1) अनुच्छेद 342(1) के अंतर्गत जनजातियों को सूचीबद्ध किया जाता है राष्ट्रपति के किसके द्वारा? अधिसूचना द्वारा, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। और कैसे? राज्यों के राज्यपाल से परामर्श लेके। किससे परामर्श लेता है राष्ट्रपति? राज्यों के राज्यपाल से परामर्श लेता है। किसके द्वारा? किस अधिसूचना के द्वारा? तो लोक अधिसूचना के द्वारा सूचीबद्ध करता है जनजातियों को। और किस अनुच्छेद के द्वारा? तो 342(1). अभी तक हमने कितने आर्टिकल्स पढ़े? खाली 2 पढ़े, ठीक है? 1 मिनट देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? परिभाषा पढ़ा। परिभाषा कहाँ है भाई? चलो, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वैसे ही आपको कहाँ पे मन में रिकॉल करना है। 366(2)(5, ठीक है? उसी प्रकार जनजातियों को सूचीबद्ध या जनजातियों को राष्ट्रपति द्वारा कहाँ पे सूचीबद्ध किया गया है? 342 सब क्लॉज 1 यानी 342(1) में जनजातियों के बारे में बयां किया गया है। 42 यानी बयां, बयां मतलब कि बताया गया है। जनजातियों के बारे में बयां कहाँ पे किया गया है? 42 342(1) में। और जनजातियों के बारे में परिभाषा कहाँ दी गई? 366(1) में। 2 आर्टिकल्स आपको रट गए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब देखो, 342(1) में बयां किया गया किसके बारे में? जनजातियों के बारे में, कि ठीक है, एक बार राष्ट्रपति ने फलाना समुदायों को अनुसूचित जनजाति के बारे में बयां कर दिया, यानी सूचीबद्ध कर दिया कि भाई ये समुदाय अनुसूचित जनजाति हैं। कौन से आर्टिकल में? 342(1) में। लेकिन 342(2) में क्या है? प्रावधान की संसद कोई ऐसे नियम बनाकर उस सूची में संशोधन कर सकता है। सूची में संशोधन कौन करेगा? संसद करेगा। किस आर्टिकल के तहत? 342(2). 342(1) में सबसे पहले देखो, 342 आर्टिकल याद रखना है, 42 से 42, ठीक है? 342(1) में क्या किया गया है? सूचीबद्ध किया गया है। और 2 में ये प्रावधान किया गया है कि संसद क्या कर सकता है? किसी भी नए समुदाय को जोड़ सकता है या फिर पुराने जो समुदाय ऐड हुए थे अनुसूचित जनजाति के रूप में जो राष्ट्रपति ने सूचीबद्ध किया था, उनको बाहर निकाला जा सकता है। तो इस आर्टिकल के तहत ये पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में ऐसी कौन कौन सी जनजातियां हैं जो 342(2) के तहत संसद ने उनको बाहर कर दिया, सूची से बाहर कर दिया। तो आपको याद रखने के लिए मैंने ट्रिक बताया है, PKR, ठीक है? पारधी, पी से, के से कीर और आर से मीना। PKR कोई आया, PK यानी ड्रिंक करके, मतलब ये सिर्फ ट्रिक्स के लिए है, लिंक्स के लिए है, अन्यथा नहीं लेना है आप लोगों को। कोई PKR आए हैं यहाँ पे, अतः
पीने के बाद उनको बाहर कर दिया। तो PKR पारधी, कीर और मीना कब बाहर किया गया? 2003 में संसद द्वारा नियम बना के। या फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पारधी, कीर और मीना नामक जनजातियों को मध्य प्रदेश में संसद ने नियम बनाकर बाहर किया, किस आर्टिकल के तहत? तो 342 दो आर्टिकल के तहत, ठीक है। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में 43 अनुसूचित जनजातियां सूचीबद्ध हैं। पहले 46 थी, लेकिन 2003 में PKR पारधी, कीर और मीना को बाहर कर दिया गया। तो अभी कितने बचे हैं? 43। पहले कितने थे? 2003 के पहले 46, ठीक है। तो 4 आर्टिकल्स हमने पढ़ लिए हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखो अनुच्छेद 15, ये आर्टिकल ऐसा होगा जिसने भी कभी मौलिक अधिकार पढ़े होंगे तो सबको पता होगा। तो अनुच्छेद 15 क्या बोलता है कि भेदभाव का निषेध 5 आधारों पे। कितने आधारों पे है? 5 आधारों पे। इनडायरेक्ट है ये आर्टिकल। ये आर्टिकल जो है अनुच्छेद है वो इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट तो जनजातियों से संबंधित नहीं है, पर यहाँ पे ये बताया गया है कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान, कौन कौन से? धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन से आर्टिकल में जाति के आधार पर जनजातियों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता? तो आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15। आर्टिकल 15 एक मूवी भी आई थी, ठीक है। तो आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। किसमें? 15 में, ठीक है। फिर आर्टिकल 15(3) में क्या है? ये सिर्फ एडिशनल नॉलेज है, यहाँ पे बताया है मैंने। महिला एवं बच्चों हेतु विशेष प्रावधान है। देखो एक मिनट, मैं फिर से बताती हूँ, एक मिनट। देखो आर्टिकल 15 में क्या बताया गया कि भैया भेदभाव हमको नहीं करना है, ना जाति के आधार पे, ना धर्म के आधार पे, है ना, न जन्म स्थान के आधार पे, ना मूल वंश के स्थान पे आधार पे। लेकिन यही आर्टिकल 15(3) क्या बोलता है? अब 3 को आप ऐसे देखो, 3 और ये ऐसे ऐड कर लो। यहाँ पे आप हार्ट बना पा रहे हो, हार्ट यानी दिल। जिनके पास दिल होता है, स्पेशली जो महिलाएं और बच्चे होते हैं, वो बहुत ही कैसे होते हैं? सेंसिटिव होते हैं। देखो 3 को आपने ऐसे बना लिया तो हार्ट, मैंने ऐसे लिंक करके। अब जिनके पास हार्ट होता है या फिर दिल होता है, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत सुकुमार टाइप के होते हैं, तो उनको विशेष प्रावधान की, कुछ विशेष आरक्षण की ज़रूरत होती है ना। तो जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनको विशेष प्रावधान 15(3) में, 3 दिल, ठीक है, ये देखो दिल बन गया, हार्ट बन गया। तो 15(3) में महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करा गया है, जो कि 15 का क्या है? आर्टिकल 15 का अपवाद है या फिर एक्सेप्शनल केस है। क्यों? क्योंकि 15 बोलता है भाई ना आप लिंग के आधार पे भेदभाव कर सकते हो, ना जाति के आधार पे, ना धर्म के आधार पे। पर यहाँ पे 15(3) में तो भेदभाव किया गया है, पर वो क्यों किया गया? सकारात्मक भेदभाव, महिलाओं एवं बच्चों को बढ़ावा देने के लिए, उनकी स्थिति में सुधार देने के लिए, ठीक है। तो ये 15(3) आर्टिकल 15 का फर्स्ट एक्सेप्शनल केस है। एंड सेकेंड एक्सेप्शनल केस आएगा 15(4), एक मिनट, 15(4). तो ये क्या करेगा कि ये SC, ST और OBC, SC, ST और OBC को, क्योंकि ये शैक्षणिक और आर्थिक सामाजिक स्तर पे पिछड़े हुए हैं, अतः इनके लिए भी सकारात्मक भेदभाव यहाँ पे अपनाया गया है। तो इनके लिए विशेष प्रावधान। अब ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कौन सा? 15(4). इससे 2 से 3 आपको फैक्ट याद रखने हैं। 15(4) सबसे पहले तो एक मिनट, 15(4) जो है वो किसका अपवाद है? तो आर्टिकल 15 का कौन से नंबर का अपवाद है? सेकंड नंबर का अपवाद है। क्यों? क्योंकि पहला अपवाद आर्टिकल 15(3) है, जिसमें महिलाओं के बारे में प्रावधान किया गया है, विशेष प्रावधान। क्योंकि उसमें 15 में बताया गया कि भाई हम लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन 15(3) में भेदभाव किया गया है। इसी तरीके से 15 में बताया गया है कि हम जाति के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन 15(4) में तो पर्टिकुलर SC, ST और OBC मतलब जाति के बारे में, जनजातियों के बारे में भेदभाव किया गया है। तो आर्टिकल 15(4) सबसे पहले क्या बताता है? तो SC, ST और OBC के लिए, यानी अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए और OBC के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्या बताया गया? विशेष प्रावधान किया गया है, ठीक है। साथ में ये सेकंड नंबर का अपवाद है किसका? आर्टिकल 15 का। और ये कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये संविधान संशोधन फर्स्ट के तहत जोड़ा गया है। ये देखिए, फर्स्ट संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 15(4) को जोड़ा गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 15 हमने पढ़ लिया कि 5 आधार पे धर्म, जाति, स्पेशली जाति याद रखना और लिंग याद रखना, कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। भेदभाव नहीं करना है भाई, लेकिन 15(3) में हमने भेदभाव किया, तो ये पहला एक्सेप्शनल केस हो गया है ना। विशेष प्रावधान किसके लिए किया? हमने महिला और बच्चों के लिए। एवं 15(4) द्वितीय, मतलब क्या हो गया? एक्सेप्शनल केस हो गया, जहाँ पे SC, ST हेतु सरकार द्वारा विशेष प्रावधान दिया गया है। यह अनुच्छेद 15 का द्वितीय अपवाद है, और इसको सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा 15(4) को जोड़ा गया है। फिर 15(5) एक और है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें SC और ST OBC के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिया गया है। किसमें? शैक्षणिक संस्थानों में। 15(5) पूछा जाएगा सीधे सीधे क्वेश्चन कि आप ये बताओ कि भाई अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक जितने भी संस्थान हैं, IIT हो गया, नीट हो गया, या फिर जितने भी अन्य विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें अगर कोई एंट्री लेना चाह रहा है, एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है, तो वहाँ पे भी उनको आरक्षण दिया गया अनुसूचित जनजातियों को। किसके तहत? कौन से आर्टिकल के तहत? तो 15(5) के तहत, ठीक है। 15(5) के तहत आपको शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिया गया है। तो अनुसूचित जनजातियों को
कौन से अनुच्छेद के तहत शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान किया गया है? 15(5). देखो 5 से याद रखना कि पांचों उंगलियां बराबर होनी चाहिए, यानी कि जितने भी धर्म जाति लिंग के लोग हैं सब बराबर होना चाहिए। तो शिक्षा में भी जनजातियों को हमारे स्तर पे ले आओ, यानी कि बराबरी का दर्जा दो। तो 5 यानी कि पांचों उंगलियां बराबर होंगी जब हम शिक्षा में भी आरक्षण पाएंगे। तो 15(5) यानी कि शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिया गया। 15(5) किसमें? शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिया गया। किस आर्टिकल के तहत? 15(5) के तहत। और संविधान संशोधन याद रख लेना 93rd यानी कि 93वें संविधान संशोधन 2005 के तहत 15(5) लाया गया और उसमें शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, वापस से रिकॉल करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? अनुसूचित जनजाति की परिभाषा पढ़ा। वो किसमें पढ़ा? 366(2)(5). ठीक है, फिर से बोलो, अनुसूचित जनजाति की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में दी गई है? 366 सब प्लस 25। ठीक है, फिर बयां किसमें किया गया है या फिर सूचीबद्ध किसमें किया गया है? तो बयां 42। कौन सा 42? 342 1 में राष्ट्रपति द्वारा सूचीबद्ध किए गए हैं अनुसूचित जनजातियों को। ठीक है, अब उन अनुसूचित जनजातियों को सूचीबद्ध तो कर दिया है राष्ट्रपति ने, किसके द्वारा? लोक अधिसूचना द्वारा। कहाँ से परामर्श लेके? राज्यों के राज्यपाल से परामर्श लेके। लेकिन कभी ऐसी जरूरत पड़ी कि कोई अनुसूचित जनजाति अब अच्छी कंडीशन में आ गई, उनको बाहर करना है या फिर किसी अनुसूचित जनजाति को ऐड करना है, तो वो कौन करेगा? संसद करेगा नियम बना के। तो वो किस आर्टिकल में है? तो 342(2) में है। एक में क्या है कि भाई सूचीबद्ध करेगा राष्ट्रपति और 2 में क्या है कि संसद उसमें संशोधन, उस सूची में संशोधन कर सकता है। फिर हमने कौन सा आर्टिकल पढ़ा? फिर हमने 15 पढ़ा। 15 में क्या बताया गया है? 1 मिनट। 15 में यह बताया गया है कि भाई 5 आधार पे हम किसी भी जाति धर्म मूल वंश के आधार पे हम किसी में भी भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन 15(3) में उसके लिए महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ये प्रथम अपवाद है किसका? 15 का। फिर इसी तरीके से 15(4) इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया गया है कि SC ST के लिए विशेष प्रावधान किया गया है और वो द्वितीय अपवाद है किसका? अनुच्छेद 15 का। साथ में इसे प्रथम संविधान संशोधन जोड़ा गया। फिर हमने पढ़ा 15(5) जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15(5) में क्या बताया गया? 15(5) 5 से याद रखना कि पांचों उंगलियां बराबर होनी चाहिए। अब अगर हमें अनुसूचित जातियों को भी जनजातियों को भी बराबरी में लाना है तो हमें शैक्षणिक संस्थानों में कम से कम उन्हें आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, है ना। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण किस आर्टिकल के तहत बताया गया है? 15(5) के तहत बताया गया। तो आई होप कि इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अब आते हैं आर्टिकल 16। अब आर्टिकल 16 में क्या बोला गया? लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन इन द सेंस की गवर्नमेंट जॉब, चाहे हम स्टेट PSC UPSC या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उसमें सरकार के द्वारा समानता बरती जाएगी। कितने आधारों पे? 7 आधार पे। ये कौन कौन से आधार दिए हुए हैं? ये 16(2) में बताया गया। 16(2) में भैया सरकार ने बोला, प्रावधान किया संविधान में 16(2) में। सबसे पहले तो आर्टिकल 16 में बोला गया कि सरकारी नौकरियों में सभी को समानता बरती जाएगी, मतलब उनके योग्यता के आधार पर ही सभी को नौकरी दिया जाएगा। किसी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये इंसान फलाने जाति का है, फलाने जनजाति का है तो हम इसको नौकरी नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। 16(2) में 7 आधार बताए गए हैं कि 7 आधार पर विभेद निषेध है, यानी कि हम इन 7 आधारों पर बिल्कुल भी भेदभाव नहीं कर सकते। 5 पहले वाले आर्टिकल 15 वाले और 2 और ऐड हुए हैं। वो 2 कौन से हैं? इधर लिखा हुआ है वंश क्रम और निवास स्थान। ठीक है, तो इन आधार पे हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16(2) में बताया भैया कि हम 7 आधारों पे सरकारी नौकरियों में किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन अब इंपॉर्टेंट आया आर्टिकल 16(4) में ये बोला गया है। 16(4) में ये बोला गया है कि SC ST और OBC है तो लोक नियोजन में आरक्षण। हम बोलते हैं ना कि नौकरी में आजकल आरक्षण दिया गया है, नौकरी में फलाना जाति को या फलाना जनजाति को आरक्षण दिया गया है, तो वो किसके तहत? 16(4) के तहत। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला आर्टिकल है। तो पूछा जाएगा कि अनुसूचित जनजातियों को शैक्षणिक संस्थानों में किसके तहत आरक्षण दिया गया है? तो 15(5) में। ठीक है, 15(5) में शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिया गया है। और नौकरी में आरक्षण दिया गया है तो 16(4) के तहत नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। फिर से बोल रही हूँ मैं, पूछा जाएगा क्वेश्चन कि शैक्षणिक संस्थानों में किसके तहत आरक्षण? 15(5) में। नौकरियों में किसके तहत आरक्षण? तो 16(4) में। ठीक है, शैक्षणिक संस्थानों में 15(5) बार बार मैं इसलिए बोली हूँ ताकि आपको याद हो जाए, और बार बार बोल कर पढ़ना ही याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। 15(5) में शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण और 16(4) में नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। किसको? अनुसूचित जनजातियों को और जातियों को। फिर एक और आर्टिकल आता है 16(4)(a), जहाँ पे पदोन्नति में, यानी कि अब देखो भाई, हमने शैक्षणिक संस्थानों में भी 15(5) के तहत आरक्षण पा लिया। ठीक है, 16(4) के तहत सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण पा लिया, लेकिन फिर भी हम बराबरी नहीं कर पाए, फिर भी हम अभी अपने उच्च स्तर को नहीं प्राप्त कर सके। तो सरकार ने सोचा क्यों ना इनकी पदोन्नति में भी, यानी इनके प्रमोशन में भी हम इनको आरक्षण दे दें। तो प्रमोशन देखो, A ग्रेड की नौकरी पाने के लिए प्रमोशन, यानी 16(4)(a), ए से याद रखना कि A ग्रेड यानी कि प्रमोशन किसी का होगा तो वो A ग्रेड की नौकरी पाएगा। तो प्रमोशन में भी आरक्षण अनुसूचित जनजातियों को 16(4)(a) में दिया गया। ठीक है, 16(4) में सरकारी नौकरियों में आरक्षण, 16(4)(a) यानी A ग्रेड से याद करो कि प्रमोशन, तो प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए 16(4)(a) के मतलब का अनुच्छेद लाया गया। ठीक है, और इसको 77वें संविधान संशोधन 1995 के तहत लाया गया। 77वें संविधान 7 यहाँ पे क्या लिखा? 7 यानी कि अनुसूचित जनजातियों को हमारे साथ ले चलने के लिए 7 यानी 77वां संविधान संशोधन लाया गया अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए। कौन सा? 16(4)(a). ठीक है,
अब उसके बाद एक और है, याद रख लेना इसको, कि 16(4)(b) में कैरी फॉरवर्ड यानी कि बैकलॉग रूल यहाँ पे लाया गया है, कैरी फॉरवर्ड। अब यहाँ पे ऐसे याद रख लो कि 16(4)(b), बी से क्या याद रख लो, बेबी यानी कि बच्चा, ठीक है, बी से बेबी। कैरी, कैरी क्या रख लो याद, कि कैरी यानी कि बच्चे को हमेशा हमको हमारे साथ लेके चलना है, कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। इसमें है क्या प्रावधान वो मैं बताऊंगी। तो 16(4)(b) में क्या है, कैरी फॉरवर्ड की या बैकलॉग रूल है। अब इसमें क्या बोला गया है कि अगर इस साल मान लो कि MPSI की वैकेंसी निकली, ठीक है, जिसमें से अनुसूचित जनजातियों के लिए, ST के लिए लगभग 8 सीट है, लेकिन 5 सीट ही भर पाई और 3 खाली है। तो हम इन 3 को खाली नहीं रखेंगे, मतलब अभी के लिए खाली रखेंगे, लेकिन जैसे ही अगले साल MPSI की वैकेंसी आई और इसमें मान लीजिए कि 12 सीट ST के लिए, तो इन 3 को भी ऐड करके इनको हम 15 सीट बना देंगे। तो इसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड या बैकलॉग रूल। कैरी यानी किसको कैरी करेंगे, बेबी को, तो बेबी से बी, 16(b) में क्या है, 16(4)(b) में कैरी फॉरवर्ड या बैकलॉग रूल है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 19 में। तो पहले हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं सभी का। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले परिभाषा कहाँ पढ़ा, 366(25) में। फिर बयां कहाँ किया गया या सूचीबद्ध कहाँ किया गया, देखो राइटिंग पे मत जाना क्योंकि मेरे पास अभी पेन नहीं है, तो मैं फिंगर का यूज कर रही हूँ लिखने के लिए, ठीक है। बयां या सूचीबद्ध कहाँ किया गया, 342(1) में। अब भैया सूचीबद्ध तो राष्ट्रपति ने कर दिया, लेकिन इसमें संशोधन कौन करेगा, संसद। किस अनुच्छेद के तहत, तो 342(2) में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में भैया 5 आधारों पे भेदभाव का निषेध बोला गया, लेकिन 15(3) में एक तो महिलाओं को, 15(3) से हार्ट याद रखना, तो महिलाओं और बच्चों का दिल बहुत कमजोर है, उनको अच्छी स्थिति में लाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए। और 15(4) में SC ST के लिए और OBC के लिए विशेष प्रावधान। 15(4) में विशेष प्रावधान किसके लिए किए गए, अनुसूचित जनजातियों और जातियों के लिए। और 15(5) से याद रखना है कि 5 उंगलियां बराबर करने के लिए अनुसूचित जनजातियों को शैक्षणिक संस्थानों में क्या दिया गया है, विशेष प्रावधान या आरक्षण दिया गया है। फिर हमको पढ़ना है 16। तो 16 में क्या बोला गया है भैया, कि लोक नियोजन या सरकारी नौकरी में हमको कोई भी भेदभाव नहीं करना है। और 16(2) में 7 आधारों पे बताया गया कि इन 7 आधारों पे हमको कोई भी भेदभाव नहीं करना है। किसमें बताया गया, 16(2) में। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है 16(4), जिसमें यह बताया गया है कि नहीं 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 भाई, अनुसूचित जनजातियों को, अनुसूचित जातियों को हम तो भाई आरक्षण देंगे नौकरियों में। तो नौकरी में आरक्षण 16(4), लेकिन पदोन्नति में आरक्षण A ग्रेड यानी कि 16(4)(a) में पदोन्नति में आरक्षण भी मिलेगी अनुसूचित जनजातियों को। और 16(4)(b), बी से बेबी, बेबी को क्या करेंगे, कैरी यानी कैरी फॉरवर्ड या बैकलॉग रूल किसमें है, 16(4)(b) में, ठीक है। जिसमें ये बोला गया है कि अगर 3 वैकेंसी इस साल खाली हैं अनुसूचित जनजाति की, तो अगले साल उनको एड ऑन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब आगे चलते हैं। अब एक आर्टिकल 19(5) हमको पढ़ना है, जो कि जनजातियों से संबंधित डायरेक्ट है, लेकिन उसके लिए हमको ये आर्टिकल थोड़े से याद रखने होंगे, या फिर एक बार मैं पढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो आर्टिकल 19 आपको पता है कि स्वतंत्रता का अधिकार है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। 19(1), अब इसमें बहुत सारे सब क्लॉज हैं। 19(1)(a) में बोला गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति हमें बोलने का पूरा अधिकार है। 19(1)(b) में सम्मेलन करने का अधिकार है। C में संरचना, किसकी संरचना, संघ, हम संघ बना सकते हैं। और D में भ्रमण करने का, और E में निवास का, G में व्यापार का, ठीक है। तो D का ही सब मतलब कि अपोजिट है, बता रही हूँ। 19D में क्या बोला गया है कि हम कहीं भी भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। D से याद रखना ऑडी, D ऑडी, ऑडी से ही हम ऑडी वाले कार में भ्रमण करेंगे, पूरे भारत का टूर करेंगे। D ऑडी, 19(1)(d) ऑडी, ऑडी से हम भ्रमण करेंगे, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जनजाति है, जहाँ पे जनजातियाँ इतनी पिछड़ी हुई हैं कि आम आदमी को देख के या फिर ऐसे किसी इंसान को देख के वो शायद डर जाएं या फिर वो कुछ गलत कदम उठा लें, तो ऐसे जगह पे जाने पे युक्त निर्बंध लगाया गया है। युक्त निर्बंध यानी कि जहाँ पे ज़रूरत हो उस हिसाब से वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। तो उसका वो आर्टिकल कहाँ पे है, 19(5) में। तो 19(5) में ये याद रखना, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जहाँ पे जनजातीय क्षेत्र में जाने के लिए युक्त निर्बंध लगाए गए हैं। या फिर एक क्वेश्चन पूछने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मतलब कि जनजातियों के क्षेत्र में जाने के लिए निषेध किया गया है, कौन से अनुच्छेद के तहत, 19(5) के तहत, ठीक है। 19(5) तो हमने यहाँ पढ़ लिया। अब याद करो 15(5) में क्या था, 15(5) में क्या था, याद करो, 5 यानी 15(5) यानी 5 उंगलियां बराबर। कब होंगे सब बराबर, जब शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण मिले, ठीक है, 15(5), ठीक है। फिर इसी तरीके से अब आगे चलते हैं। तो ये सिंपल सा है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में क्या है, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम, यानी कि हम मानव का दुर्व्यापार, मानव देह का, शरीर का, बॉडी का, मानव ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का निषेध किया गया है, मना किया गया। और बलात् श्रम, किसी से जबरदस्ती श्रम नहीं करवाया जा सकता, किसमें है, आर्टिकल 23। अब ये क्यों आर्टिकल हमें पढ़ना चाहिए अनुसूचित जनजातियों के लिए, क्योंकि वही उन्हीं को बंधुआ श्रम बनाया जा सकता है, ठीक है। उन्हीं को बनाया जाता है क्योंकि वो बहुत दबे कुचले होते हैं, उनका शोषण किया जाता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल में मानव का दुर्व्यापार या फिर बलात् श्रम या बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए, जबरदस्ती की कोई मजदूरी रोकने के लिए निषेध किया गया। तो आर्टिकल 23 में। और आर्टिकल 24 सबको पता होगा कि 14 वर्ष से कम बाल श्रम का निषेध किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं 29(1), बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब देखो, आपको पता है कि जो हमारी जनजातीय है ना, उनकी विशेष संस्कृति है, विशेष भाषा है, विशेष लिपि है, विशेष पर्व एवं त्यौहार है, हर चीज़ विशिष्टता है। उनकी जो संस्कृति है ना, सबसे बड़ी विशेषता उन्हीं की जनजातियों की है। तो इसमें आर्टिकल 29(1) में क्या बोला गया है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी लिपि के संरक्षण का अधिकार है। किसमें? 29(1) में। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जनजातियों को अपनी संस्कृति के संरक्षण को बनाए जाने के लिए किस अनुच्छेद में अधिकार दिया गया है? क्या पूछा जाएगा? जनजातियों को अपनी संस्कृति के संरक्षण को रखने के लिए या अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए कौन से आर्टिकल में प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 29(1). उन से याद रख लो, उन मतलब क्या कि उन जनजातियां जो बहुत अल्पसंख्यक है या बहुत पिछड़ी हुई हैं, उनको अपनी संस्कृति को संरक्षण देने के लिए अधिकार मिले है। 29(1) उन जनजातियां जो ऐसी जनजातियां या उन जनजातियों को अधिकार मिला है अपनी संस्कृति को संरक्षण देने के लिए जो बहुत ही पिछड़ी हुई हैं। तो 29(1) में अपनी लिपि, संस्कृति एवं भाषा को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है जनजातियों को और सभी अल्पसंख्यक वर्ग को। ठीक है, अब ये 46 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 46 ये डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये आर्टिकल आता है। ठीक है, इसमें राज्य सरकार का ये कर्तव्य है कि SC ST के हित में कार्य योजनाओं को बनाना। 46 से छी याद रखो, छी ऐसे सभी वर्ग जिनके प्रति लोगों की धारणाएं होती हैं, अरे छी ये कौन आ गया, अरे छी ये आ गया, है ना। हालांकि इंसान, भगवान ने सबको एक बनाया है। जो इंसान छी करता है वही शायद छी होने के लायक है, लेकिन फिर भी इंसान हमेशा बोलता है छी ये कौन आ गया। तो मैं सिर्फ लिंक करने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, 46 से याद रखो, छी ऐसे सभी वर्ग जिनको छी बोला जाता है, यानी कि दबे कुचले वर्ग जो अभी विकास के सोपान में पिछड़े हुए हैं, तो ऐसे सभी वर्ग जिनको 46 छी बोला जाता है, उनके लिए राज्य का ऐसा कर्तव्य है कि उनके हित में कुछ योजनाएं बनाएं, उनके हित में कुछ ऐसी कार्य योजनाओं को बनाएं और उनको लागू करें। तो किस आर्टिकल में राज्य का कर्तव्य है? छी में। छी यानी कि छी जो ऐसी जनजातियां जिनके लिए लोग छी बोलते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं, तो आर्टिकल 46। ठीक है, याद करने के लिए मैंने बताया है। फिर इंपॉर्टेंट है 164 आर्टिकल 164(1) यानी 164(1). इसमें 4 ऐसे राज्य हैं, हमको तो एमपी के दृष्टिकोण से याद रखना है, फिर भी मैं बता रही हूँ। एक एमपी है, एमपी से लगा हुआ एक छत्तीसगढ़ है, फिर इधर एक झारखंड है और एक ओडिशा है। ये ओडिशा, ठीक है, ओडिशा लिखा है मैंने, ओडिशा। एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, इन 4 राज्यों में जनजातियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इनके लिए जनजाति कल्याण मंत्री का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश में हो सकता है ये भी पूछा जाए कि कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जनजाति कल्याण मंत्री का प्रावधान किसी आर्टिकल में किया गया है। तो एमपी, छत्तीसगढ़, देखो एमपी छत्तीसगढ़ तो याद रहेगा, एमपी सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है, तो एमपी तो है ही। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ उससे लगा हुआ राज्य है, ठीक है। और झारखंड और ओडिशा, इसमें जनजाति कल्याण मंत्री किस आर्टिकल के तहत? 164(1) के तहत। 164(1) किस आर्टिकल के तहत जनजाति कल्याण मंत्री का प्रावधान किया गया है? 164(1), ठीक है, 164(1) 164(1) के तहत, 164(1) के तहत जनजाति कल्याण मंत्री 164(1). बार बार पढ़ो, याद हो जाएगा। जनजाति कल्याण मंत्री का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 164(1). जनजाति कल्याण मंत्री 164(1), जनजाति कल्याण मंत्री 164(1, इस तरीके से पढ़ेंगे तो याद रहेगा, ठीक है। जब शिवराज जी का टाइम पीरियड था, अभी जब पॉलिटिकल क्षेत्र में जब वो थे, जब मुख्यमंत्री थे, तब उनके टाइम पे कौन थे जनजाति कल्याण मंत्री? मीना सिंह, जो कि उमरिया से मानपुर विधानसभा से वो विधायक, ठीक है। कौन? मीना सिंह थे जनजाति कल्याण मंत्री। तो ये भी पूछा सकता है, हो सकता है पूछा जाए कि शिवराज सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके टाइम में, या फिर नाम ना भी लिया जाए, ये पूछा जा सकता है कि मीना सिंह जनजाति कल्याण मंत्री रह चुके हैं, तो वो किस विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं? तो मानपुर कहाँ है? उमरिया जिले में। अभी वर्तमान में जो मोहन सिंह यादव जी हैं, उनके कार्यकाल में कुंवर विजय शाह हमारे जनजाति कल्याण मंत्री हैं, खंडवा के हरसूद विधानसभा से। कहाँ से? खंडवा के हरसूद विधानसभा से। कौन है? कुंवर विजय शाह, ठीक है। और ये जो जनजाति कल्याण मंत्री है, किस आर्टिकल के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है? तो आर्टिकल 1641, 164(1), ठीक है। अब आर्टिकल 1 आया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट तो खैर जो अभी मैं अलग से बता भी दूंगी, अभी वापस से जब लास्ट में रिवीजन करेंगे तो फिर से मैं बता दूंगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो 243D, 243D2, 243 मतलब 4 हैं ये आर्टिकल, ठीक है। ये पंचायती राज और नगर निकायों में आरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है अनुसूचित जनजातियों के लिए, ठीक है। तो 243D1, ठीक है, क्या है? 243D1, इसमें अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए पंचायतों में आरक्षण दिया गया है। जो चुनाव होते हैं, जो पंचायती चुनाव होते हैं, उसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। किस आर्टिकल के तहत? 243D। अब डी से आप ये याद कर सकते हो, 1 मिनट, कि जो बहुत दीनहीन है, बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, दबे कुचले हैं, दीनहीन है, ठीक है। 243D से क्या याद रखना है? दीनहीन के लिए प्रावधान किया गया, आरक्षण किया गया, किसमें? पंचायती राज में। 243D दीनहीन, डी से क्या? दीनहीन, ठीक है। तो 243D1 में कहा गया भैया कि SC ST के लिए हमें पंचायतों में आरक्षण देना है, 243D यानी कि दीनहीन।
और 243D2 में क्या गया है, दीनहीन, ये 1 नंबर के हैं, और ये भैया डबल 2 यानी डबल, दीनहीन डबल नंबर के, यानी कि दीनहीन में भी दीनहीन कौन, महिलाएं। तो अनुसूचित जनजातियों में जो महिलाएं हैं उनको आरक्षण किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, 243D2 डबल, ठीक है, याद रखना। तो 243D1 में किसको दिया गया है, अनुसूचित जनजातियों को, अनुसूचित जातियों को, और उनकी महिलाओं को, क्योंकि उनकी महिलाओं की स्थिति तो डबल दीनहीन है, मतलब बहुत ज़्यादा वो पिछड़ी हुई हैं, तो उनको 243D2 में आरक्षण दिया गया है, ठीक है। फिर 243T1 में किसको दिया गया है, नगरीय निकायों में आरक्षण दिया गया है SC और ST को, डी में किसमें, डी में पंचायती में, और टी में शहरों में, ठीक है। क्योंकि जो जनजातियाँ होती हैं वो हमेशा ट्री यानी पेड़ों में चढ़ती रहती हैं, पेड़ में उनका गुजर बसेरा होता है, शहरों में उनको घर नहीं मिलता है, तो शहर के लोगों ने बोला क्यों ना हम इनको आरक्षण दे दे भाई शहरी निकायों में, है ना। तो 243T में शहरी निकायों में किसको आरक्षण दिया गया है, SC ST को, और T2 में वही सेम जैसे कि D2 में दिया गया था नगर पंचायतों में आरक्षण, इसी तरीके से T2 में शहरी निकायों में SC ST की महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो 4 ये हो गया और इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। फिर उसके बाद हम याद रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ये भी, 330, 332 और 334। अब 330 में लोकसभा में आरक्षण दिया गया है। अभी हमने क्या पढ़ा कि नगरीय पंचायत और ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों में आरक्षण, अब हम पढ़ते हैं लोकसभा में और विधानसभा में। तो 330 में लोकसभा में आरक्षण है, ठीक है। लोकसभा में आरक्षण किसको दिया है, SC ST को। 330 सीधे सीधे रट्टा मारो, 30 और 32, 330 में लोकसभा और 332 में विधानसभा को आरक्षण दिया गया। और 334 में क्या बताया गया है कि आरक्षण की अवधि कितनी होगी। पहली बार जब आरक्षण दिया गया था 1950 में दिया गया था, ठीक है, 10 साल के लिए दिया गया था, 1960 तक के लिए। फिर लेकिन अभी सरकार को और ज़्यादा ज़रूरत लगी कि नहीं भाई अभी इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं हुई है, तो फिर पहली बार 8वां संविधान संशोधन किया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब पहली बार संविधान संशोधन करके जनजातियों को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण को बढ़ावा दिया गया, उनकी अवधि को बढ़ाया गया। तो 8वें संविधान संशोधन 1960 में। और अभी 2019 में 104वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा, 104वां। अभी लेटेस्ट कौन सा संविधान संशोधन किया गया, 104वां। कब, 2019 में। तो 20 से 2030 तक के लिए इनको फिर से बढ़ा दिया गया है लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण के लिए। पूछा जाएगा पहला संविधान संशोधन कब हुआ, 8वां संविधान संशोधन था, और कब, 1960 में। और फिर उसके बाद अभी लेटेस्ट संविधान संशोधन हुआ 104वां संविधान संशोधन 2019 में। कब तक के लिए बढ़ाया गया, 26 जनवरी 2030 तक के लिए इनके आरक्षण को बढ़ावा दिया गया है। कहाँ पे, लोकसभा में, राज्यसभा में। लोकसभा में कौन से आर्टिकल के तहत, 330 के तहत। राज्यसभा में 332 के तहत। उनकी अवधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, 334 में है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और याद रखना है कि जो ST है वो टोटल लोकसभा में ST की सीट है टोटल 47, लेकिन मध्य प्रदेश में 6 है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट आपको पता होगी 29 है, उसमें ST की सीट कितनी है, 6 है। अब इनको हम याद कैसे करें, तो और ज़रूरी है क्योंकि पूछा सकता है सीधे सीधे कि इनमें से मध्य प्रदेश में कौन से लोकसभा क्षेत्र जनजातियों से संबंधित नहीं है। तो 6 सीट्स है, ठीक है। मैंने ट्रिक बनाई है, 10 में KR बिका, KR पता है आपको, KR राहुल, ठीक है। IPL में जैसे कि होते हैं ना कि नीलामी होती है, KR राहुल, 10 यानी 10, 10 में KR बिका। अब 10 से क्या हो जाएगा, धार, ठीक है। 7 से शहडोल, लिखते जाओ, 10 से धार, 1 मिनट, 10 से धार, 7 से शहडोल, K से खरगोन, R से रतलाम, और बिका से बैतूल, ठीक है। और यहाँ M से मंडला। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, 10 से धार, 7 से शहडोल, में माँ से मंडला, के से खरगोन, आर से रतलाम, बी से या बिका से बैतूल, ठीक है। तो 10 में KR बिका। ये 6 सीट्स हैं लोकसभा की मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे एक राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि जब भी उनको जरूरत पड़े उन जनजातियों के लिए आयोग बना सकता है, जब भी उनको जरूरत पड़े, ठीक है। किन किन जनजातियों के लिए, उन जनजातियों के लिए जो पिछड़ी हुई हैं। उन से याद रखो 39, एक मैंने और याद रखवाया था। उन जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया गया अपनी लिपि और संस्कृति के लिए जो पिछड़ी हुई हैं। उन से 29, एक में अपनी लिपि और संस्कृति साहित्य को संरक्षण प्रदान करने का अधिकार दिया गया। इसी तरीके से यहाँ पे राष्ट्रपति उन जनजातियों के लिए आयोग बनाएगा जो पिछड़ी हुई हैं। उन से याद रखो 39, 339 में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे, ठीक है। और 5वीं अनुसूची की प्रशासन इस पे रिपोर्ट के आधार पे, इसमें जो प्रथम आयोग था, जो राष्ट्रपति ने प्रथम आयोग, मतलब ये प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति जो पहला आयोग बनाएगा 339 अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 339 के अंतर्गत जब प्रथम आयोग बनाएगा वो संविधान लागू होने के 10 वर्ष के पहले बनाएगा। और इस आर्टिकल के तहत 339 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति ने प्रथम आयोग का गठन कब किया गया, 1960 में UN ढेबर, ठीक है। तो ये पूछा सकता है कि अनुच्छेद 339 के तहत राष्ट्रपति ने किस आयोग का गठन किया और कब किया, तो 1960 में किया, UN ढेबर आयोग का गठन किया। अब UN ढेबर की अनुशंसा पे ही PVTG जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि विशेष पिछड़ी जनजाति
जनजातियों के बारे में। तो ये विशेष पिछड़ी जनजातियाँ PVT ग्रुप्स जो हैं वो किसकी अनुशंसा पे बनाए गए हैं? UN ढेबर की अनुशंसा पे। फिर दूसरी बार 40 साल बाद 2002 में दिलीप भूरिया का आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो 2 आयोग इंपॉर्टेंट है। एक UN ढेबर, पहली बार अनुच्छेद 239 के तहत यानी 339 के तहत राष्ट्रपति आयोग का गठन किया है राष्ट्रपति ने, और उसके बाद 2002 में दिलीप सिंह भूरिया आयोग का गठन हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद ये है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, बस 1-2 और बचे हैं। अनुच्छेद 244, ठीक है, आर्टिकल 244 इंपॉर्टेंट है। अब 244 के 2 सब क्लॉज है, एक 244(1) और 244(2). तो पहली बात तो याद रखना कि 244(1) और 244(2) पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची। जब हम अनुसूची वाला पोर्शन भी पढ़ते हैं लूसेंट से या कहीं से भी, तो वहाँ पे भी हम ये सब सारी चीज़ें पढ़ते हैं। पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची। पांचवी अनुसूची किस में है? 244(1) में है। छठी अनुसूची 244(2). पहले 5 आया तो 1, फिर 6 आया तो 2। सिंपल सी बात है। 244 के 2 सब क्लॉज हैं। 244(1) में पांचवी अनुसूची है, 244(2) में छठी अनुसूची है। अब पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों को शामिल किया गया है और छठी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ये शामिल क्यों किए गए हैं? क्योंकि इन क्षेत्रों में इनके हिसाब से अपने प्रशासनिक नियमावली, बाकी सारे नियम बनाए जाएंगे। ठीक है, अब पांचवी अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, कितने अनुसूचित क्षेत्र हैं? 10 हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश भी है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश को किस अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में शामिल किया गया है, तो आंसर क्या होगा? पांचवी अनुसूची। दूसरा पूछा जाएगा किस अनुच्छेद के तहत मध्य प्रदेश को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है, तो 244(1), 244(1). ठीक है, और ये कौन सूचित करता है? ये अनुसूचित कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा याद रख लेना, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है सारे राज्य, पर मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश याद रख लेना। पर साथ में मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड और उड़ीसा। पर आपको सिर्फ मध्य प्रदेश का मैं बोलूँगी, याद करिए आप कि मध्य प्रदेश पांचवी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। ऊपर से मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र ही घोषित किए गए हैं। साथ में कौन से आर्टिकल के तहत? तो 244(1) के तहत। ठीक है, और 244(2) में 4 ऐसे जनजातीय क्षेत्र घोषित किए गए हैं, AMTM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ठीक है, AMTM, ये 4 राज्य दिए गए हैं, AMTM। ठीक है, और पांचवी अनुसूची हमारे चूंकि मध्य प्रदेश भी इसमें शामिल है, तो इसमें जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किस अनुसूची के तहत किया जाता है, तो पांचवी अनुसूची के तहत, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। किस आर्टिकल के तहत? तो 244(1) के तहत। ठीक है, इसमें जो प्रशासनिक निर्णय लेता है वो राज्यपाल लेता है, लेकिन जो राष्ट्रपति, बाकी की सारी चीजें राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब जनजातीय सलाहकार परिषद पांचवी अनुसूची में तो है, इसमें यह भी पूछा सकता है कि कितने सदस्य होते हैं? 20 होते हैं, जिसमें 15 विधायक होते हैं और 5 नॉर्मल होते हैं। ठीक है, 15 विधायक कहाँ के होते हैं? ST यानी अनुसूचित जनजाति से संबंधित ही होते हैं। ठीक है, और बाकी ये सारी चीजें याद करने की आपको जरूरत मेरे हिसाब से तो नहीं है। आगे लास्ट 2 आर्टिकल हैं, बस 2 बचे हुए हैं। अनुच्छेद 275। अब देखो, सिर्फ मैंने लिंक करने के लिए मैं ये बोल रही हूँ। 275 तो जनजाति जो मंत्री होते हैं, जितने भी जनजाति कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं, उन्होंने केंद्र सरकार से बोला कि भाई आपको कैसे पच गया 75, इतना पैसा, इतना वित्त कैसे पच गया? अगर आपने हमको अनुदान नहीं देंगे तो आपको कैसे पच जाएगा? क्योंकि हमको ज़्यादा ज़रूरत है, हमको विकास की सीढ़ी पर चढ़ने की आपसे ज़्यादा ज़रूरत है। केंद्र सरकार से बोला, किसने बोला? जनजाति कल्याण के मंत्रियों ने। तो भैया केंद्र सरकार ने बोला कि ठीक है भाई, हम तुमको अनुदान दे देंगे। तो सिंपल सा है कि अनुच्छेद 275 से, क्योंकि 75 यानी कि उनको नहीं पच रहा था इतना पैसा, क्योंकि उनको जरूरत थी देने की राज्य सरकार को अनुदान। क्यों? अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए। तो अनुच्छेद 275 में केंद्र सरकार ने जनजातियों के कल्याण के लिए राज्य सरकार को क्या दिया? अनुदान दिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य सरकार को अनुदान केंद्र सरकार द्वारा उनकी जनजातियों के कल्याण के लिए किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो 275 के तहत। ठीक है, 75 पे आप फोकस करोगे तो लिंक कर पाओगे। फिर लास्ट है अनुच्छेद 335। तो लोक नियोजन में उम्र में विशेष प्रावधान। ठीक है, लोक नियोजन में उम्र में विशेष प्रावधान या फिर दावों का ध्यान। तो पूछा जाएगा कि लोक नियोजन में, सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजातियां अपने दावों का प्रावधान या दावों को ध्यान करने के लिए अपना अधिकार रखती हैं, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 335 के तहत। तो 335 दावों का ध्यान या उम्र में विशेष प्रावधान किसमें? सरकारी नौकरियों में जो उम्र का प्रावधान किया जाता है वो किसमें किया जाता है? अनुच्छेद 335 में। ठीक है, फिर 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 338A में क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। देखो 338 में क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ए लग गया तो जनजाति आयोग, और 338B में OBC आयोग है। ठीक है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद में? 338A में है। और इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, या फिर किस संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक प्रावधान किया गया? तो 89वां यानी 89th CA के तहत 2003 में इनको जोड़ा गया। ठीक है, और बाकी डिटेल में तो अभी हम पॉलिटी में पढ़ेंगे ही। फिर 350A में क्या बोला गया है कि भाई
जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, भाषाई अल्पसंख्यक तो हमारी जनजातियाँ भी हैं, तो उनको मातृभाषा में उनके जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में ही दिया जाएगा। अब ए से याद रखना ABCD, तो ABCD हम कब पढ़ते हैं? हमारी प्राथमिक शिक्षा में। तो प्राथमिक शिक्षा में हमें मातृभाषा का ही उपयोग करना है। वो किस में बोला गया? 350A में। और 371 में क्या है कि विशेष राज्यों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब यहाँ पे याद कर लो थोड़ा सा। 371 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ। जैसे नागालैंड इंपॉर्टेंट है। जब ये रियलिटी है, जब हम बचपन में जब हम किसी भी नागा बाबा को देखते थे, हमारे लिए बहुत नई चीज़ होती थी। हमको उनका महत्व या फिर उनकी जो वैल्यू थी वो समझ नहीं आती थी। तो जब हम बच्चे थे ना, तो बुलाते थे, ए इधर आओ देखो नागा बाबा। क्या बोलते थे? ए इधर आओ देखो नागा बाबा। तो 371 ए से याद रखना, ए इधर आओ देखो नागा बाबा। सॉरी, मतलब मैं ये सिर्फ लिंक करने के लिए बता रही हूँ, और ये सच्चाई भी थी। अभी भी हमको नहीं पता है कि आखिर नागा बाबा किस समुदाय से संबंधित हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। वो बहुत ही मतलब अध्यात्म के लेवल में जाना पड़ेगा उनको समझने के लिए, बहुत ज़्यादा मतलब उनकी महत्व और उनका वैल्यू, हालांकि ठीक है वो अलग से हम बात करेंगे। तो 371 में क्या है? नागा बाबा। ठीक है। फिर 372 बी से याद रखो बेबी। हम जब किसी छोटे से प्यारे से मासूम से बेबी को या बच्चे को देखते तो बोलते वाह कितनी औसम है ना। तो बेबी 371 बी से बेबी यानी बेबी कैसी है? औसम है। तो औसम असम। 371 बी में असम राज्य को महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है, विशेष प्रावधान किया गया है। उसके बाद सी मणिपुर। ठीक है। सी मणिपुर। कोई हम जब किसी मणि को या फिर किसी चमकते हुए हीरे को देखते तो बोलते ओ सी देयर क्या है? मणि है। तो सी से मणिपुर। ठीक, मैं एक उसके लिए बता रही हूँ। फिर डी मेरी दादी जी हैं, उनको ना अब ऐसे हो गए कि आँख में दिखता नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कहीं वो आंध्र ना हो जाएं। तो डी से क्या? आंध्र या तेलंगाना। ठीक है। फिर उसके बाद ई में क्या है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद 371 एफ सिक्किम को हम रिलेट करेंगे सिक्का से, और एफ फिनेंस यानी कि वित्त। एफ वित्त, फिनेंस कहाँ है? सिक्किम, मतलब कि सिक्का और एफ वित्त। ठीक है। फिर जी से यहाँ पे जी है और यहाँ पे मिजोरम, जीजो। ठीक है, जीजो। तो मिजोरम, ये तो ठीक है, याद हो जाएगा। फिर एच अरुणाचल प्रदेश। अब एच को हम रिलेट करेंगे हाई, और अरुण को मतलब कि अरुण क्या होता है कि एकदम उदय जब होता है सूर्य भगवान का, बहुत ही ऊंचे रहते हैं। तो हाई और अरुण, एच अरुण। और आई गोवा यानी कि तुम कहाँ हो, कोई किसी ने पूछा तो आई एम इन गोवा। ठीक है, आई एम इन गोवा। ठीक है। और जे कर्नाटक, जे से हम जीजा जी को रिलेट करेंगे। जो जितने भी जीजा जी टाइप होते हैं, जो जीजा जी होते हैं घर के, सबसे ज़्यादा नाटक पूरे घर में किसी भी कोई भी फंक्शन होता है तो सबसे ज़्यादा नाटक कौन करता है? जीजा जी हमारे करते हैं। कौन करता है? जीजा जी। ठीक है। तो नाटक कौन करता है? जीजा जी, यानी कि 371 जे में क्या है? कर्नाटक राज्य को विशेष दर्जा दिया गया। तो इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें, सारे आर्टिकल्स कंप्लीट होते हैं। इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, इनको आप अच्छे से रट लेना, और हो सके तो रिवीजन इनको बार बार करते जाइए, आपको अच्छे से आई थिंक याद हो जाएगा। मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दूंगी, ठीक है, एडिट करते टाइम स्पीड बढ़ा दूंगी, और अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर लेना। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करना, प्लीज़ कमेंट करके बताना। जय हिंद, जय भारत।